नमस्कार। आज हम एक काल्पनिक फिल्म धुरंधर 2 के एक दिलचस्प विश्लेषण की गहराई में उतरेंगे। और सवाल यहाँ बस एक ही है, क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या फिर मनोरंजन की आड़ में कुछ और ही चल रहा है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत ही एक बहुत बड़े और सीधे दावे से होती है कि ये कोई फिल्म नहीं बल्कि एक राजनीतिक विज्ञापन है, और यही वो बुनियाद है जिस पर आगे की सारी पड़ताल टिकी हुई है। हम इस विश्लेषण को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म है या विज्ञापन। फिर उन तकनीकों को जानेंगे जिन्हें प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है। उसके बाद दावों की सच्चाई परखेंगे, कहानी के अनकहे हिस्सों पर गौर करेंगे और आखिर में इसके मनोवैज्ञानिक असर को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या धुरंधर 2 वाकई एक फिल्म है या एक राजनीतिक विज्ञापन? यहीं से सोर्स फिल्म के असली मकसद पर सवाल उठाना शुरू करता है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है, वो है फिल्म का डिस्क्लेमर। फिल्म कहती है कि ये काल्पनिक है, असली लोगों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सोर्स इसे एक तरह का लीगल चीट कोड कहता है, मतलब एक कानूनी बचाव जिसके जरिए सच और कल्पना को इस तरह मिला दिया जाता है कि देखने वालों की सोच पर आसानी से असर डाला जा सके। तो ठीक है, अगर ये एक विज्ञापन है तो सवाल उठता है कि ये काम कैसे करता है। सोर्स कुछ खास तकनीकों की बात करता है और दावा है कि फिल्म इन्हीं का इस्तेमाल करके लोगों को प्रभावित करती है। इनमें पहली तकनीक है इमोशनल प्राइमिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि पहले दर्शकों के मन में एक खास भावना पैदा कर दो, जैसे गुस्सा या नफरत। इससे होता यह है कि जब उनके सामने कहानी रखी जाती है तो वो उसे ज्यादा आसानी से मान लेते हैं। एक तरह से माहौल पहले ही तैयार कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर फिल्म के शुरू में ही पाकिस्तान में एक मॉब लिंचिंग का सीन दिखाया जाता है। इस विश्लेषण के मुताबिक इस सीन का फिल्म की मुख्य कहानी से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। इसे सिर्फ इसलिए डाला गया ताकि कहानी शुरू होने से पहले ही देखने वालों के मन में गुस्सा और नफरत भर दी जाए। दूसरी तकनीक तो और भी दिलचस्प है, विलन से हीरो की तारीफ करवाना। सोर्स का कहना है कि फिल्म में विलन बार बार प्रधानमंत्री की ताकत की तारीफ करते हैं। जैसे दाऊद का किरदार कहता है, जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। अब सोचिए, जब दुश्मन भी हीरो को इतना ताकतवर मान रहा है तो दर्शकों के मन में सबकॉन्शियस लेवल पर हीरो की एक बहुत बड़ी इमेज अपने आप बन जाती है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि फिल्म में जो बड़े बड़े दावे किए गए हैं वो असल आंकड़ों के सामने कहां तक टिकते हैं। सोर्स ने फिल्म की कहानी की तुलना असल डेटा से की है। फिल्म का एक बहुत बड़ा दावा यह है कि मोदी का विरोध करने वाले एनजीओज, मीडिया और यूनिवर्सिटीज को पाकिस्तान की आईएसआई से पैसा मिलता है। यह फिल्म की कहानी का एक बहुत ही अहम और केंद्रीय आरोप है। लेकिन सोर्स यहीं पर कहानी का एक दूसरा पहलू सामने रखता है। वो कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देकर बताता है कि असल में तो अमेरिका बेस्ड संगठनों ने भारत में आरएसएस से जुड़े समूहों और दक्षिणपंथी संगठनों को फंडिंग दी है। ये जानकारी फिल्म की कहानी पर सीधा सवाल खड़ा कर देती है। अब आते हैं नोटबंदी पर। फिल्म में नोटबंदी को एक मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाया गया है। और वजह यह बताई गई है कि पाकिस्तान से आ रहे 60,000 करोड़ रुपए के नकली नोटों को रोकना था, जिनसे चुनावों में गड़बड़ी करने की प्लानिंग थी। लेकिन असली आंकड़ा वो तो बिल्कुल ही चौंकाने वाला है। सोर्स आरबीआई की अपनी एनुअल रिपोर्ट का हवाला देकर बताता है कि नोटबंदी के बाद सिर्फ 43 करोड़ रुपए की नकली करेंसी पकड़ी गई। कहां 60,000 करोड़ का दावा और कहां सिर्फ 43 करोड़। जमीन आसमान का फर्क है ये तो। ये टेबल देखिए, ये फिल्म की कहानी और असलियत के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। फिल्म कारण बताती है 60,000 करोड़ के नकली नोट, लेकिन आरबीआई डेटा के हिसाब से मिले सिर्फ 43 करोड़। और तो और 99.3% पुराने नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। इस बात का जिक्र फिल्म में दूर दूर तक नहीं है। कहते हैं ना कि कभी कभी जो नहीं कहा जाता वो कही गई बातों से ज्यादा जरूरी होता है। सोर्स का यही तर्क है कि इस फिल्म ने बहुत सोच समझकर कुछ जरूरी घटनाओं को कहानी से बाहर ही रखा है। ये टाइमलाइन उन घटनाओं को दिखाती है जो फिल्म में नहीं है। दिसंबर 2015 में पीएम मोदी अचानक पाकिस्तान पहुंचते हैं और उसके ठीक 8 दिन बाद पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हमला हो जाता है। फिर पुलवामा हमला, जिसके बारे में सोर्स दावा करता है कि हमले से पहले 11 बार खुफिया चेतावनी दी गई थी। इन घटनाओं को ना दिखाना जाहिर है कहानी को एक तरफा बना देता है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे गंभीर हिस्से पर आते हैं।
फिल्म का कथित मनोवैज्ञानिक प्रभाव और इसका असली मकसद क्या हो सकता है। यहाँ पर सोर्स एक बहुत ही गंभीर शब्द का इस्तेमाल करता है, वो है गैसलाइटिंग। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हेरफेर है जिसमें किसी इंसान या ग्रुप को उसकी अपनी ही यादों, अपने अनुभवों पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। सोर्स का तर्क ये है कि फिल्म असल में लोगों की यादों को ही बदलने की कोशिश कर रही है। वो यादें जो उन्होंने खुद जी हैं, जैसे एटीएम की लंबी लाइनें या आतंकी हमलों से जुड़ी सच्चाइयां। मतलब फिल्म ये कह रही है कि जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा वो सच था ही नहीं, असली सच तो कुछ और है। और आखिर में सोर्स एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल छोड़ जाता है। क्या एक लोकतंत्र में ऐसी फिल्मों को इजाजत मिलनी चाहिए जो सच और फिक्शन को मिलाकर किसी एक राजनीतिक पार्टी का प्रचार करें और जो लोग उसकी आलोचना करते हैं उन्हें देशद्रोही की तरह दिखाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।